हम अब उनकी कुछ कविताओं का पाठ विश्लेषण करेंगे और उसमें सबसे पहले हम रामदास को लेते हैं। रामदास उनकी एक अत्यंत महत्वपूर्ण कविता है और इसके पाठ विश्लेषण से हम रघुवीर सहाय की कविता के कुछ स्वरों को पहचान सकेंगे। स्वाधीनता के बाद जिस लोकतंत्र की स्थापना हुई और उसमें साधारण जनता की जो हालत हुई वह रघुवीर सहाय की रामदास कविता में बहुत स्पष्ट है। इस कविता के संदर्भ में उन्होंने खुद ही लिखा है कि उनके भीतर दुख की कई परतें समाई हुई हैं और दुख के खिलाफ कई सतहें भी, और इसमें रचनात्मकता के कई प्रयत्न समाहित हैं और मानवीय सभ्यता पर तथा मानवीय आत्मा पर आक्रमण को निरस्त करने के कई प्रयत्न हैं। रघुवीर सहाय की ये पंक्तियाँ हमें कविता के प्रति उनकी आस्था का परिचय देती हैं। इस तरह लोकतंत्र की विडंबना को वे पूरे साहस के साथ उखाड़ते हैं। उनकी कविताएं एक सपाट और सीधा वक्तव्य हैं क्योंकि वे जानते हैं कि वो दो अर्थ वाले शब्द हमेशा खतरनाक होते हैं। सत्ता इनका उपयोग अपने पक्ष में कर सकती है, इसलिए वे पहले ऐसी भाषा पाना चाहते हैं जिसके दो अर्थ न हों। अपनी एक कविता दो अर्थों का भय में वे इस आशंका को, इस खतरे को रेखांकित भी करते हैं। रघुवीर सहाय की ये कविता उनके समकालीन संदर्भों के साथ साथ वर्तमान संदर्भ की भी कविता है। ये आम आदमी की निस्सहायता की कविता है। हत्या की सरेआम घोषणा के बावजूद अपनी जान न बचा पाने की, अकेले पड़ते जाने की, मृत्यु के कुछ क्षण पहले ही की घनघोर उदासी की और समाज की संवेदनाहीनता के चरम की कविता है यह। हत्यारा रामदास को मारने की घोषणा पहले ही कर चुका है। जाहिर है हत्यारे की ये धृष्टता क्रमशः ही बड़ी होगी। इस बात की भी प्रबल संभावना है कि हत्यारे के पीछे किसी राजनीतिक सत्ता का समर्थन होगा। फिर भी उसकी धृष्टता बढ़ने का सबसे बड़ा कारण लोगों में आपसी एकजुटता का न होना है, एक दूसरे के प्रति अविश्वास का होना है। इसलिए कविता में रामदास एक बार किसी को साथ ले लेने के बारे में सोचता तो है, पर या तो वह इसी अविश्वास के कारण कि किसी को नहीं बुलाता है या फिर लोग ऐक्य की कमी या भय के कारण उसका साथ नहीं देते। सभी लोग रामदास की इस पूर्व घोषित हत्या के मूक दर्शक हैं। हत्यारा फिर उसी भीड़ के बीच से वापस लौटता है, लेकिन कोई प्रतिरोध का एक शब्द तक नहीं बोलता है, शायद इस भय से ही कहीं उसकी भी हत्या न हो जाए। लेकिन इस कविता का संदेश ही यह है कि रामदास कोई भी जनसामान्य हो सकता है, मूक दर्शकों में से ही कोई अगला रामदास हो सकता है। दरअसल ये मानवता और जनसाधारण की सरेआम हत्या की कविता है। एक स्तर पर यह कविता मुक्तिबोध के रचना संसार के एक पक्ष से जा मिलती है। मुक्तिबोध भयानक खबर के कवि हैं। रघुवीर सहाय की इस कविता में भी आद्योपांत भय विद्यमान है, ऐसा भय जो रीढ़ तक समाता है। मुक्तिबोध की कविताओं में भय फैंटेसी के रूप में और जटिलता के साथ आता है, तो यहाँ भय की व्यक्ति अत्यंत सरल शब्दों व प्रतीकों के माध्यम से होती है। कवि का उद्देश्य इस कविता में एक साधारण निरीह मनुष्य की हत्या की त्रासदी का वर्णन करना भर नहीं है, बल्कि वह ऐसी हत्याओं के प्रति लोगों की सो चुकी संवेदना को जगाना चाहता है कि ऐसी हत्या का अगला ग्रास वे स्वयं न बने। रघुवीर सहाय की व्यक्तिवाचक नामों वाली कविताओं में रामदास को विशिष्टतम कहा जा सकता है। उन्होंने अपनी कविता में लयों और छंदों का बहुत सार्थक और प्रभावी प्रयोग किया है। उनके कई समकालीन कवि छंदों का प्रयोग रोमानी भाव बोध के लिजे गीत लिखने के लिए कर रहे थे, लेकिन निराला और नवगीतकारों की तरह उन्होंने लयों और छंदों की शक्ति का प्रयोग परिवेश की विसंगतियों के प्रभावपूर्ण चित्रण के लिए किया है। इसका बहुत सशक्त उदाहरण उनकी यह कविता रामदास है। इस कविता की भाषा का मुहावरा असाधारण सृजन शक्ति का प्रमाण है। चौड़ी सड़क गली पतली थी, दिन का समय घनी बदली थी, रामदास उस दिन उदास था, अंत समय आ गया पास था, खड़ा हुआ वह बीच सड़क पर, दोनों हाथ पेट पर रखकर हाथ तौल कर चाकू मारा, भीड़ ठेल कर लौट गया वह, लोग निडर उस जगह खड़े रहे। ये प्रयोग इस शक्ति का उदाहरण कहे जा सकते हैं। एक ख़ास बात यह भी है कि शैली की दृष्टि से, काव्य रूप की दृष्टि से यह कविता गीत नज़र आती है, लेकिन यथार्थ की कटुता और जो भयंकर संदर्भ इस कविता में प्रस्तुत हुए हैं वे गीत के बदले हुए स्वर के साथ जुड़ते हैं, इसलिए यह शैली का नया परिवर्तन कहा जा सकता है।
अब हम उनकी कविता आपकी हंसी का विश्लेषण आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। इसके माध्यम से भी आप रघुवीर सहाय की कविता में आम आदमी के समस्याओं और आम आदमी की परेशानियों का चित्रण आप देख सकेंगे। रघुवीर सहाय की कविता में हंसी का बहुआयामी और रचनात्मक प्रयोग हुआ है। हंसना सचमुच एक बहुत बड़ी गहराई से अर्थ देने वाली प्रभावात्मक प्रक्रिया है। यह सिर्फ आनंद का सूचक नहीं, करुणा, आतंक, पराजय, व्यंग का भी सूचक हो सकता है। यह रघुवीर सहाय ने ही दिखाया। हंसना बहुअर्थ व्यंजक है। हर विसंगति, विडंबना पर हंसा जा सकता है, उसे बदलने के लिए, उसके विरोध में जाने के लिए, असंगति का आनंद लेने के लिए नहीं। हंसी मनुष्य की नैसर्गिक अभिव्यक्ति का एक महत्वपूर्ण रूप है। ऐसे समय में जबकि अमानवीय व्यवस्था ने भाषा को भी अपने पक्ष में इस्तेमाल करना आरंभ कर दिया है, हंसी मनुष्य की भावनाओं को सशक्त रूप में व्यक्त कर सकती है। रघुवीर सहाय लिखते हैं, ये सच है कि हंसी को मैंने आदमी की बदली हुई हालत का एक सूचक जैसा मान लिया, जहाँ भाषा से उसको समझना इतना आसान नहीं। वह आप अक्सर देखते हैं कि आदमी की हंसी से आप उसको समझ लेते हैं। हंसी के विश्लेषण का ये रूप जो हमें रघुवीर की इन पंक्तियों में दिखाई देता है, यह मानव स्वभाव की विशेषताओं को उजागर करता है। इसीलिए हंसी रघुवीर सहाय की कविताओं में कई रूप और अलग अलग अर्थ संदर्भों के साथ आती है। आपकी हंसी शीर्षक कविता में भी हंसी का एक विशिष्ट रूप सामने आता है। मात्र 12 पंक्तियों की यह कविता सत्ता के चरित्र को हंसी के माध्यम से पूरी तरह उद्घाटित कर देती है। यहाँ हंसी हास्य विनोद की सृष्टि नहीं करती, वरन भय, आतंक व हिंसा का वातावरण उपस्थित करती है। सत्ता पक्ष निर्धन जनता के शोषण, लोकतंत्र की मृत्यु आदि का स्वयं जिम्मेदार होते हुए भी इन वास्तविक समस्याओं की हंसी ही नहीं उड़ाता, बल्कि उन्हें हंसी में उड़ाकर निरर्थक, अदृश्य और अमूर्त बना देता है। यह कविता आप और मैं के बीच चलती है। इस आप में केवल सत्ता पक्ष ही नहीं, बल्कि उसमें शामिल होने के लिए प्रयासरत हिस्सा भी है, जो भ्रष्टाचार, अवसरवादिता जैसे मुद्दों की खिल्ली उड़ाता है, ताकि उसके लिए भी सत्ता का मार्ग प्रशस्त हो सके। इस भयावह और क्रूर आप के बरक्ष मैं के रूप में निरीह आम आदमी का दयनीय चेहरा है, जिसे अकेला पाकर या कहें कि अकेला करके हिंसक सत्ताधारी क्रूर अट्टहास करता है। पूरी कविता की भाषा एक तनाव की भाषा है। कहकर आप हंसे जैसे एक घूर्णन बिंदु के साथ ये कविता जुड़ी हुई है, और शेष सारी पंक्तियाँ उसी के इर्द गिर्द घूमती हुई एक तनावग्रस्त फलक का निर्माण करते हैं। हर पंक्ति के साथ इस फलक की गति बढ़ती जाती है, और इस अनुपात में कविता का तनाव भी बढ़ता जाता है, और द्वंद्व की एक चरम सीमा हमें दिखाई देती है, जहाँ आप और मैं का वर्गगत अंतर हमारे सामने स्पष्ट हो जाता है।